हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। बच्चों, आज है डे 11 ऑफ आवर सीरीज ब्रह्मास्त्र, जिसके अंदर मैं नीट 2025 के लिए 30 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाली हूँ बायोलॉजी सब्जेक्ट के। ये सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज होंगे। आज का हमारा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आप सबसे कहा जाता है कि PYQ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये जितने भी क्वेश्चंस आज आप देखोगे वो सभी PYQ क्वेश्चंस हैं, जिससे आप लोगों का नीट एग्जामिनेशन में चैप्टर वाइज बेस स्ट्रांग होगा। तो वो बच्चे जिनका नीट एग्जामिनेशन में जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं अभी, उनके मॉक टेस्ट में भी काफी कम मार्क्स आ रहे हैं, उनके लिए लास्ट चांस है कि आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो बाय डूइंग MCQs, वो भी चैप्टर वाइज। इससे पहले मैं कई चैप्टर्स कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप प्लीज उसे जरूर फॉलो करें ताकि हर एक चैप्टर आप इजीली और बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर कर लें। आज है डे 11, डे 30 तक आप लोगों को ये MCQ सीरीज मिलती रहेगी, प्रोवाइड होती रहेगी। तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस की, सभी टेस्ट सीरीज की PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Which of the following is the site of light reaction in chloroplast? क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन की साइट क्या होती है? आपके लिए यहाँ पर एक टाइमर चल रहा है, 15 सेकेंड्स का टाइम होगा किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। सो मेक श्योर कि आप आंसर विद इन टाइम करें। टाइम कंप्लीट हो चुका है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा आंसर नंबर डी, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। वाई? बिकॉज जो लाइट रिएक्शन होती है ना, वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होती है, बिकॉज वहां पर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और जहां क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वहीं पर लाइट रिएक्शन अगर होगी। क्लियर? नीट 2015 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल इज। C3 साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, थी 3 फॉस्फोग्लिसरेट, पायरुवेट या फिर मैलिक एसिड? And the time is up. Correct option here is option number B, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। जो केल्विन साइकिल होती है यानी कि C3 साइकिल, उसमें CO2 को फिक्स किया जाता है। क्यों फिक्स किया जाता है? ताकि वो बना सके 3 phosphoglycerate as the first stable product. It is very important to know. One more important thing, NEET examination 2013 ईयर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आप सभी क्वेश्चंस को करें और लास्ट में प्लीज मेक श्योर आप वीडियो पूरी देखें। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो 30 क्वेश्चंस हैं जिन पैटर्न्स को नीट के लास्ट 15 ईयर्स में देखा गया है कि वो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार भी आप लोगों को इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो बच्चों, इससे अच्छा क्या होगा कि आप लोग पहले से उसकी प्रैक्टिस करके जाएं। तो मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो देखें और जो भी आपका स्कोर आता है, आपके 30 में से जितने भी क्वेश्चन ठीक होते हैं, उन्हें आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C4 प्लांट? एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। C4 प्लांट कौन सा है इनमें से? व्हीट, राइस, मेज या बार्ले? लास्ट 5 सेकेंड्स रह गए हैं बच्चों। 4, 3, 2, 1। टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन इज मेज। आपने कई बार देखा होगा C4 प्लांट के एग्जाम्पल के तौर पे मेज काफी जगह आपको NCERT में देखने को मिल जाएगा। वाई? बिकॉज मेज जो है C4 साइकिल को फॉलो करता है, राइट? C4 पाथवे को फॉलो करता है, और ये C4 पाथवे ज्यादा एफिशिएंट है अंडर हाई लाइट इंटेंसिटी एंड द टेम्परेचर। नीट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। इन CAM प्लांट्स स्टोमेटा ओपन कब ओपन होगा? ड्यूरिंग द डे, एट नाइट, ऑलवेज इट इज ओपन या फिर ऑलवेज क्लोज्ड? पहले ये बताओ, जो CAM प्लांट्स होते हैं वो उसमें CAM किसके लिए स्टैंड कर रहा है? करेक्ट ऑप्शन एयर इज, चलो सही आंसर बता देते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, फिर CAM बताएंगे, राइट? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, नाइट। ठीक है, रात के टाइम CAM प्लांट्स में स्टोमेटा ओपन होता है। और जो CAM है, इसकी फुल फॉर्म है, एक सेकेंड बच्चों, क्रैस्युलाशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इन प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा जो है वो रात के टाइम ओपन होता है ताकि पानी का जो लॉस है वो कम से कम हो,
इन द ड्राई कंडीशन। ठीक है, अगर ड्राई कंडीशन है और उसमें अगर दिन में ही स्टोमेटा ओपन हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी, पानी का लॉस ज्यादा होगा, राइट। ये क्वेश्चन आपके नीट 2010 में बच्चों पूछा गया था। द मेन फंक्शन ऑफ द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज टू, ऑप्शन ए स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल्स, बी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू NAD+, उसके बाद एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू द रिएक्शन सेंटर, या फिर फिक्स CO2। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते टाइम भी खत्म हो गया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू द रिएक्शन सेंटर। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बेसिकली कैप्चर करता है फोटॉन्स को, और एनर्जी जो है वो मिलती है रिएक्शन को होने के लिए, और रिएक्शन कहाँ हो रही है, लोकेशन इज क्लोरोफिल। नीट 2012 में बच्चों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर्स इन, फोटोलाइसिस जो होता है वाटर का वो किस में होगा, फोटोसिस्टम 1 में, फोटोसिस्टम 2, स्ट्रोमा या साइटोप्लाज्म। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, फोटोसिस्टम 2। जो फोटोसिस्टम 2 होता है वही हेल्प करता है पानी के ब्रेकडाउन में, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसमें से H2O में से ऑक्सीजन अलग निकल जाती है, इसी को कहते हैं फोटोलाइसिस। यानी कि फोटो सिस्टम की मदद से, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन हो गया वाटर का। नीट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। द एंजाइम which is responsible for CO2 fixation in Calvin cycle is, Calvin cycle में वो कौन सा एंजाइम है जो CO2 फिक्सेशन में हेल्प करेगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, टाइम इज अप, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, रुबिस्को। रुबिस्को क्या करेगा, एक तरह से एंजाइम है, एंजाइम का कभी कभी कैटलिस्ट की तरह भी काम करेगा। तो इट कैटेलाइजेस द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP इनिशिएटिंग द केल्विन साइकिल। ठीक है, RuBP के अंदर कार्बोक्सिलेशन कराएगा, जिसकी वजह से जो केल्विन साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। नीट 2016 में बच्चों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a product of the light reaction? इनमें से लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या नहीं है, यानी कि लाइट रिएक्शन हो गई है, उसके होने के बाद एंड प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, है ना, और उनमें से क्या नहीं है वो आपको पता करना है। करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो केल्विन साइकिल के अंदर सिंथेसाइज होता है, ना कि डायरेक्टली लाइट रिएक्शन के होने से। नीट 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन, केल्विन साइकिल की लोकेशन क्या है, थाइलेकॉइड ल्यूमेन, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट या फिर साइटोप्लाज्म। लास्ट 4 सेकेंड्स बच्चों, and the time is up. करेक्ट ऑप्शन here is ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो केल्विन साइकिल के एंजाइम्स होते हैं ना वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं, और ये वही जगह है जहां पर CO2 का फिक्सेशन भी होता है। दो काम है, पहली चीज स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, केल्विन साइकिल के एंजाइम्स रखे हुए हैं, वहां पे केल्विन साइकिल होगी, प्लस केल्विन साइकिल होने की वजह से ही तो बाद में CO2 फिक्स होता है, CO2 फिक्सेशन होगा। नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। आगे बढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल एक्ट्स एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द लाइट रिएक्शन इज, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है लाइट रिएक्शन में, ऑक्सीजन, NADP+, FAD या वाटर। एंड द टाइम इज अप, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, NADP+। ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ताकि ये देखो NADP+ है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे क्या हो जाएगा, NADP, एक H इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गया। इट इज अ की मॉलिक्यूल इन द केल्विन साइकिल। नीट 2019 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बच्चों हमारे 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब 10 में से किस बच्चे का क्या स्कोर है वो जल्दी से मुझे बताओ। आपका कितना क्या स्कोर आ रहा है आप जल्दी से बताओ, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। और अगर स्कोर अच्छा नहीं भी आ रहा है, डोंट वरी, जस्ट टेक प्रैक्टिस। जितना अच्छे से आप क्वेश्चंस देने की प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। एक मैं आप लोगों को थोड़ी छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, एक लाइन की है, कि जितने भी बच्चे आज एम्स में बैठे हुए हैं, एम्स जो आपका इंस्टीट्यूट है नंबर 1 माना जाता है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, उसमें अभी जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने नीट दिया है,
उनसे जब पूछा गया था कि आपका नीट में सॉरी आपका मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आता था और आपका नीट में कितना स्कोर आया, तो उन्होंने बताया कि मॉक में बहुत सारे बच्चे थे, है ना? तो मॉक में उनका जो स्कोर 600 रहता था या 640 रहता था या किसी-किसी का तो 550 भी था, उनका स्कोर जिसका 600 आता था ना, उसका 650 था नीट में। जिसका 640 आता था उसका 6 कितना था? 680 तक था, 690 भी था। जिसका 550 आता था ना उसका 630 तक भी स्कोर गया है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि हो सकता है मॉक टेस्ट में आपका स्कोर जो है वो कम आ रहा हो, लेकिन जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो हर एक बच्चे को ध्यान में रख के किया जाता है, तो इसलिए उसमें ईज़ी क्वेश्चन भी आते हैं। मॉक टेस्ट में तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप देख रहे हो ना कितने ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन पहले के टाइम में पूछे जाते थे। और अभी भी यही सेम हाल है, बस बच्चों के अंदर डर पैदा कर दिया गया है कि मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो मेन एग्ज़ाम में भी नंबर नहीं आएँगे। ऐसा नहीं है, आप 60 टू 70 नंबर ज़्यादा ही लाओगे अपने मॉक टेस्ट से, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 11th क्वेश्चन, इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहाँ से ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। And the correct option here is option number B, photosystem 1 back to photosystem 1. Clear? यानी कि इलेक्ट्रॉन साइकिल स्टार्ट होती है फोटोसिस्टम के अंदर ही, जिसकी मदद से इट विल लीड टू एटीपी सिंथेसिस विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ NADPH, राइट? नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि साइकिल में नहीं आ रहा है ना, लूप नहीं है, वहीं के वहीं वापस नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, एटीपी भी बनेगा, NADPH भी बनेगा और ऑक्सीजन भी बनेगा। इस प्रोसेस के अंदर फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जबकि यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने किया था वहां सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व था। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ एटीपी सिंथेसिस हो रही थी, राइट? NADPH नहीं बन रहा था। लेकिन यहाँ पर आप देखो फोटोसिस्टम 1 भी इन्वॉल्व है, 2 भी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन, NADPH और एटीपी तीनों प्रोडक्ट्स बनते हैं। नीट 2015 में बच्चों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। 13th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी कि दोनों में ही वो चीज कॉमन है जो हमने अभी देखी भी दोनों क्वेश्चंस को करने से। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। जब फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व था ना, जब साइक्लिक वाला हो रहा था, है ना, उसमें क्या था कि भाई सिर्फ एटीपी बन रहा था, राइट? और जब नॉन साइक्लिक है उसके अंदर आपका एटीपी भी बन रहा था, NADPH भी बन रहा था और ऑक्सीजन भी बन रहा था, राइट? है ना? तो बोथ पाथवे जनरेट एटीपी थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नीट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14th, द Z स्कीम रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करती है Z स्कीम? And the correct option here is option number B, non-cyclic photophosphorilization। तो Z स्कीम जो है वो इलस्ट्रेट करती है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं फ्रॉम वाटर यानी कि H2O से NADP प्लस पे, है ना, वाया फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1। ने 2014 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following does not occur in cyclic photofossilization? साइक्लिक में इनमें से ऐसा क्या है जो नहीं होता है? वही सेम फॉर्मेट पे अलग अलग क्वेश्चन है बच्चों। NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है? देख रहे हो ना एक ही कंसेप्ट को एग्जामिनर किस तरह से पूछता है। नीट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? आगे बढ़ते हैं। 16th question, according to the chemiosmotic hypothesis, ATP synthesis is driven by, chemiosmotic hypothesis, उसकी वजह से या उसके अकॉर्डिंग ATP सिंथेसिस किसकी वजह से हो रहा है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है, ये एक हाइपोथेसिस मतलब ये एक मानना है इसका, है ना, वो ये एक्सप्लेन करता है कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है ना
वो बनेगा पूरे के पूरे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस होगा। किसकी मदद से? एटीपी को बनाने वाले एंजाइम की मदद से, विच इज एटीपी सिंथेज। नीट 2015 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम है जो एटीपी सिंथेसिस के लिए बेनिफिशियल है, रिस्पॉन्सिबल है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, एटीपी सिंथेज। क्या बनाएगा? एटीपी को फॉर्म करेगा, एटीपी की सिंथेसिस कराएगा, एटीपी सिंथेज। नीट 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन? फोटो रेस्पिरेशन किस में होती है? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, पेरोक्सीसोम में, या फिर इन तीनों में? फोटो रेस्पिरेशन की लोकेशन क्या है? एंड द टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोप्लास्ट में भी होगा, पेरोक्सीसोम में भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, यानी कि तीनों ऑर्गेनल्स में होगा, which will lead to the release of CO2, which will lead to the release of CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगी और कंज्यूम क्या होगी? O2, ऑक्सीजन। नीट 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। फोटो रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड अ वेस्टफुल प्रोसेस बिकॉज? फोटो रेस्पिरेशन को एक वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? लास्ट 5 सेकेंड्स है बच्चों। 4, 3, 2, 1 एंड द टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी। बी क्या कहता है कि जो हमारा फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब ये दोनों चीजें हो जाए कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन इतना करने के बाद भी ना तो ये एटीपी प्रोड्यूस करता ना ही एनएडीपीएच प्रोड्यूस करता, इसलिए इसको वेस्टफुल प्रोसेस बोला गया है। नीट 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल इज? C4 साइकिल का पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड इनिशियली फिक्स की जाती है इनटू अ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। नीट 2019 में बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं 21। अब 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। देन हम करेंगे 21 क्वेश्चन। टाइमर की तरफ ध्यान जरूर देना। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C4 प्लांट? कार्बन डाइऑक्साइड को शुरुआती दौर में फिक्स करने में कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है C4 प्लांट्स में? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, पीईपी कार्बोक्सिलेज। पीईपी कार्बोक्सिलेज जो है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एफिनिटी बहुत ज्यादा है और इसी एफिनिटी के होने की वजह से वो कार्बन फिक्सेशन जो है उसको शुरू कर देता है इन मीजोफिल सेल एंड जो C4 प्लांट्स की मीजोफिल सेल है उसके अंदर। नीट 2020 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं 22nd क्वेश्चन। C4 plants are more efficient in photosynthesis than C3 plants because C4 plant ज्यादा बेटर है फोटो रेस्पिरेशन में, सॉरी फोटोसिंथेसिस में, देन C3 plants। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। बी और सी क्या है? दे कैन फिक्स CO2 लोअर कंसेंट्रेशन पे एंड दे लैक फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसको वेस्टफुल प्रोडक्ट या प्रोसीजर माना जाता है। C4 प्लांट मिनिमाइज करेंगे फोटो रेस्पिरेशन को क्योंकि उसे वेस्ट कह दिया गया था एंड कैन एफिशिएंटली फिक्स CO2 इवन एट लो कंसेंट्रेशन, जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाती है। नीट 2021 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a factor affecting the rate of photosynthesis? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस होने की रफ्तार को यानी कि रेट को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा? एंड द टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन हियर इज सॉइल टाइप, ऑप्शन नंबर डी।
वाइल सॉइल टाइप बहुत ज्यादा, देखो मिट्टी कैसी है ये बहुत ज्यादा असर डालती है कि भाई जो आप प्लांट उगाने जा रहे हो वो कैसा बनेगा, उसकी हेल्थ कैसी होगी। इट डज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एकदम से ऐसा नहीं है कि भाई प्लांट अपना खाना बना रहा था, फोटोसिंथेसिस कर रहा था, उसको रोक दिया कि सॉइल ने, नहीं। लेकिन ये जरूर देखा गया है कि ओवरऑल प्लांट की हेल्थ पे असर आता है जब कोई भी सॉइल टाइप अफेक्ट होती है ना। नीट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। 24th क्वेश्चन, एट हाई लाइट इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में डिक्रीज ड्यू टू, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, यानी कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी। व्हाई? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, सॉइल टाइप। क्योंकि सॉइल टाइप अफेक्ट करती है ओवरऑल प्लांट हेल्थ को, सो इट विल नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नीट 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स वाज प्रपोज्ड बाय, लिमिटिंग फैक्टर्स का जो लॉ है वो कौन लेकर आया था? ब्लैकमैन, केल्विन, हिल या इंगिनहाउस? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्लैकमैन। ब्लैकमैन जो है उसका लॉ कहता है कि रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इज लिमिटेड बाय अ फैक्टर दैट इज इन द शॉर्टेस्ट सप्लाई। कि आप किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को करा रहे हो, उसका रेट यानी कि कितनी तेजी से वो हो रहा है वो लिमिट हो जाता है फैक्टर्स के जरिए, राइट? है ना, कि भाई ये चीज नहीं है तो ये अपना बेस्ट ग्रो नहीं करेगा, टेम्परेचर नहीं है तो ये बेस्ट ग्रो नहीं करेगा, ये करता है ग्रो पीएच 7 के ऊपर न्यूट्रल, और हमारा जो पीएच है वो 3 है तो ग्रो नहीं करेगा। ये क्या है? लिमिटिंग फैक्टर्स है, राइट? नीट 2014 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। विच कलर ऑफ लाइट इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में कौन से कलर की लाइट लीस्ट इफेक्टिव होती है? रेड, ब्लू, ग्रीन या वॉयलेट? एंड द टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ग्रीन। ठीक है, ग्रीन लाइट ही लीस्ट एब्जॉर्ब्ड होती है क्लोरोफिल के द्वारा एंड सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट, क्योंकि देखो समझ लो ये क्लोरोफिल है, लाइट तो सारे कलर्स की आती है। अब क्या होगा, जो क्लोरोफिल है वो सबसे कम जो ग्रीन वाली लाइट होती है उसको ऑब्जॉर्ब करता है, बाकी सारी ऑब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जॉर्ब ऑब्जॉर्ब, लेकिन तो ये बहुत कम कम दिखती है, लेकिन ग्रीन लाइट सबसे कम ऑब्जॉर्ब होती है, इसलिए सबसे ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट ही होती है, और इट इज लीस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नीट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, which of the following is not a limiting factor for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस कराने के लिए इनमें से क्या है जो कि एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है? लाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन? एंड द टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, लेकिन ऑक्सीजन अफेक्ट करती है फोटो रेस्पिरेशन को, बट नॉट फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली। क्लियर? ने 2015 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 28th, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर स्टेट्स, जो ब्लैकमैन का लॉ है ना लिमिटिंग फैक्टर का, उसके अकॉर्डिंग क्या मानते हैं वो? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन फैक्टर कैन बी लिमिटिंग एट अ टाइम। लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो वो प्रोसेस अगर डिपेंड करता है बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे, तो जो रेट है कितनी तेजी से वो हो रहा है लिमिटिंग फैक्टर्स की मदद से, कितनी तेजी से या कितनी धीरे ग्रोथ हो रही है, इट विल बी डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट वन। जो सबसे धीरे होगा उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा लॉ क्या कह रहा है लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में, राइट? नीट 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। इन अ ब्राइट लाइट कंडीशन द लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस यूजुअली इज। अगर मैं बात करूं ब्राइट लाइट कंडीशन की, तो ऐसे में जो लिमिटिंग फैक्टर होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो यूजुअली क्या होते हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, CO2। ज्यादा लाइट इंटेंसिटी के अंदर CO2 जो है वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाती है, ज्यादा लाइट है CO2 लिमिटिंग फैक्टर रहेगी, है ना, यानी कि जितनी ज्यादा उसकी जरूरत है ना, उससे तो कम ही कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहेगी।
नीट 2018 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ अ ग्रीन प्लांट इज प्रोवाइडेड विद ग्रीन लाइट, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल। एक प्लांट है जिसका कलर ग्रीन है, रेड मत समझना क्योंकि मैंने रेड से बनाया है। अब उसको हमने ग्रीन लाइट प्रोवाइड करी, अब उसकी फोटोसिंथेसिस की रफ्तार में कितना चेंज आएगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा या स्टॉप कंप्लीटली? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, इट विल डिक्रीज। क्योंकि ग्रीन लाइट सबसे कम ऑब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के द्वारा एंड सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस विल स्लो डाउन। नीट 2010 में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। मेक श्योर कि आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर किया करो। इससे पहले की जो हमारी प्लेलिस्ट है उन्हें जरूर देखो, उसके अंदर डे 10 तक सारी वीडियो अपलोडेड है हर एक चैप्टर की। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हो और नीट एग्जाम में अपना स्कोर कम कर लोगे अगर आपने इन सीरीज को फॉलो नहीं किया तो। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो आपकी हेल्प करेगा इन योर नीट एग्जाम प्रिपरेशन। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। कल मिलते हैं डे 12 पे। बाय बाय।